डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ेब। आज हम लोग बीए ऑनर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2020-21 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दिया है। आप लोग डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। ये यूट्यूब चैनल है लर्न विद ज़ेब। इस पर मैं मॉक टेस्ट भी करा रहा हूँ 24 अप्रैल से। और ये जो मॉक टेस्ट होगा वो जामिया और अलीगढ़ के लिए, दोनों के लिए होगा, 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। तो जो भी बच्चे अलीगढ़ और जामिया में आर्ट्स एंड कॉमर्स का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 24 अप्रैल से इसकी शुरुआत है। आप लोगों को 23 अप्रैल तक इस ईमेल आईडी पे आपको मैसेज कर देना है कि आपका नाम और किस यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म भरा है, वो मैसेज कर देना है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं बता दूं कि 10 साल का मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूं और आपको एक पैटर्न का पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा उसी टॉपिक को आपको पकड़ के रखना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये है एमयू का क्वेश्चन पेपर 2021 और 22 का। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ठीक है, 2000 यहाँ पे 20-21 हो गया है और मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। आपने कर लेना है 2021 और 22। और प्लीज़ अगर किसी के पास 22 और 23 का पेपर हो तो इस ईमेल आईडी पे मुझे भेज दें ताकि मैं आप लोगों को उसको भी सॉल्व करा दूँ। कोशिश करूँगा मैं पहले इधर से जो हाल फिलहाल में हुआ है वहाँ से मैं एकदम चला जाऊँ वहाँ तक जहाँ तक पेपर है मेरे पास। 2013 तक पेपर है। कोशिश करूँगा कि जब तक आप लोगों का पेपर हो, यानी कि 12 दिन और बचा है, तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बढ़िया से सॉल्व करा दूँ। अगेन 2021-22 का ये पेपर है, 20-21 का नहीं है। 2021-22 का पेपर है बीए ऑनर्स एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये यूट्यूब चैनल है लर्न विद ज़ेब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये है ईमेल आईडी। आप किसी भी तरीके का अगर सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो इस पर भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो मैं इंग्लिश को स्किप करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। हाँ, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर बता दूं, है ना। सिर्फ टिक लगा दूंगा, बाकी वो पूरा पढ़ लिएगा। क्वेश्चन जो भी लिखा है इसमें पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इंग्लिश का आंसर बता के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये देख लीजिए। इसका जो चूज द मोस्ट सुटेबल पैसिव फॉर्म बताना है आपको। देयर समबडी बिहाइंड अस, आई थिंक वी। सीधे मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कंप्लीट द सेंटेंस, द वीमेन वॉज कैरिंग अ डैश बैग। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक। ये फिर है वी डैश बाई अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट, वर वोकन अप, वोक अप, आर वोकन अप, वर वॉकिंग अप। एक चीज़ है, आप ख्याल करें कि आपको इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, आर्टिकल पढ़ना है, फिर ध्यान से टेंस पढ़ना है। ध्यान से ये आप टेंस पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते क्या है, पढ़ना ही आपको नरेशन पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। और देखिए ये सबसे आसान होता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। आइडियम्स पढ़ सकते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड, ये सब टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को बहुत ध्यान से पढ़ें भाई, प्रीपोजिशन। और एक इस तरीके का, ये वन वर्ड में ही वो आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा स्टडी ऑफ करके आता है कि स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ ये, स्टडी ऑफ वो, क्या कहते हैं उसको। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसी टाइप में आपको गवर्नमेंट के बारे में याद रखना है ना। कई टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, है ना। इस टाइप के इन सबको आप पढ़ लें। साथ ही साथ आप मैरिज में
पॉलीगैमी, एंडोगैमी, इस टाइप के जो होते हैं मैरिजेस, उनके जो टाइप्स होते हैं वो आप देख लें, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, और जो जो मुझे समझ में आएगा, जो मैं देखूंगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो बस ये क्वेश्चन पेपर ये दिखा दे रहा हूँ मैं, इसमें शायद आंसर भी होगा, नहीं होगा तो आप लोग मार्केट से परचेस कर सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई होप कि जो भी ये एमयू का पेपर देगा उसके पास ये बुक तो होता ही होगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें बस ध्यान देना है कि कुछ कुछ आंसर उसमें गलत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 11th भी ये सब इंग्लिश का सवाल है, 11, 12 ये सब है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये सब भी है। अपोजिट, अब देखिए ये जो एंटोनियम्स और सिनोनिम्स है इस पे टाइम वेस्ट मत करें प्लीज। अगर आता है तो आता रहेगा, नहीं आता है तो नहीं आता रहेगा। इसमें क्योंकि इसका कोई तोड़ ही नहीं है, एक तरीके से आप कह लें कि कभी हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है या फिर जो आपको मालूम है वही क्वेश्चन पूछ दे, कभी लगता है कि नहीं भाई आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। बट ये जो मैंने टॉपिक बताया इसमें ज़रूर आप इन्वेस्ट कर लें, आर्टिकल पढ़ लें, टेंस पढ़ लें, नरेशन पढ़ लें, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशन, और ये जो मैंने बताया है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है ये सब, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहते हैं, डेंटिस्ट किसको कहते हैं, ये सब है ना। फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनको पढ़ लें, वो सब भी पूछा जाता रहा है। और मैरिजेस के बारे में पूछ लें, पढ़ लें। ठीक है, इंग्लिश में ये सब एंडोगैमी और पॉलीगैमी और भी जो तरीके के शादियां होती हैं वो। फिर तो ये मैं कह रहा था कि अपोजिट और सेम मीनिंग इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, ये क्वेश्चन देख लें आराम से और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 तक इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश आप लोग देख लें आराम से रोक के, वो सब टॉपिक क्लियर करके। इसमें समझाने पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी, कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा, और 2 घंटा आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 26 से इसकी शुरुआत करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन। ये तो आपने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुन ही लिया होगा, जब तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, है ना, तो इसने इसकी शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहले कहाँ आई थी, वो आई थी दिल्ली के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि नेशनल पार्टी है ना, इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज हैं आपको याद रखना है, अभी 6 हैं। ठीक, पहले 8 हुआ करती थी, 3 नेशनल पार्टीज को हटा दिया गया है और एक आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया गया है। नई पार्टी है ये, नेशनल पार्टी जो बनी है आम आदमी पार्टी। आपको याद रखना है कि जो 6 नेशनल पार्टी है उसमें से बीजेपी है ना, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ये किसकी पार्टी है, ये पार्टी है मायावती की पार्टी है। फिर एनसीपी, एनसीपी हट गया ना, एनपीपी है, एनपीपी। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4, और 2 कौन है, तृणमूल कांग्रेस भी हट गई, और ये कौन है यार, क्या नाम है इन दोनों का, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ यार, है ना, नाम नहीं याद आ रहा है, बिल्कुल जबान पे है, भूल गया मैं, यही दिक्कत है थोड़ा। तो इसको देख लीजिएगा, 6 टोटल, एक तो आम आदमी पार्टी हो गई, और एक लेफ्ट वाली पार्टी है यार, क्या नाम है उसका यार, मैं नाम भूल जा रहा हूँ यार। ठीक है, ये डबल ए है, डबल ए है। ठीक है, तो ये याद रखना है, 6 नेशनल पार्टियां हैं, प्लस ये आप क्राइटेरिया देख लें कि नेशनल पार्टीज बनने का क्राइटेरिया क्या क्या है ना। 3-4 क्राइटेरिया है, उन 3-4 क्राइटेरिया में से किसी भी एक भी अगर क्राइटेरिया को कोई पार्टी फुलफिल करती है तो वो पार्टी क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए 3-4 क्राइटेरिया होता है, और उस 3-4 क्राइटेरिया में से आपने एक भी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर लिया तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। एक तो ये है कि भैया अगर आपकी पार्टी किसी भी 4 स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी बन गई, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई, तो आप क्या बन जाएंगे, आपकी पार्टी क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी कहलाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, एक क्राइटेरिया उसमें से ये है, तो आपको याद रखना है। और कभी कभी हो सकता है ये पूछ ले कि कौन सी पार्टी कब बनाई गई थी,
है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी कब बनाई गई थी, इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे जैसे बीएसपी है, अब बीएसपी से अगर एक क्वेश्चन पूछ दे तो आई एम श्योर कि आप लोग गलत ही कर देंगे, मतलब ज्यादातर हो सकता है सही भी कर दें। जैसे कि फाउंडर कौन है बीएसपी का, तो बहुत से लोगों को लगेगा कि मायावती, मायावती नहीं है, कांशी राम है बीएसपी के फाउंडर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप देख लें कि नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया पहला क्या है। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि अगर आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हर स्टेट में जो चुनाव होता है जहां से एमएलएज को चुना जाता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में अगर आपने 6% वोट हासिल कर लिया है, कितना परसेंट, 6% भैया, अगर आपने 6% वोट हासिल कर लिया है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, और किसमें, एनी 4, यानी कि आपने लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा, 4 स्टेट में आपने चुनाव लड़ा और चारों में आपको क्या मिल गया, 6% वोट मिल गया, है ना, या 4 से ज्यादा स्टेट में मिल गया, प्लस अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है ना, तो आपने 4 स्टेट में अगर 6% वोट हासिल कर लिया या 6% से ज्यादा वोट हासिल कर लिया, तो आप भैया क्या बन जाएंगे, प्लस इसके साथ ही 4 लोकसभा की सीटें जीतनी होंगी, 4 लोकसभा की सीट अगर आप जीत गए तो क्या हो गया, आप बन गए नेशनल पार्टी। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया भैया, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने 2% वोट हासिल कर लिया लोकसभा में, यानी कि 3 स्टेट से, किसी भी 3 स्टेट से आपने 2% अगर वोट हासिल कर लिया, ध्यान से समझो, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और आपने 3 स्टेट में 2% वोट हासिल कर लिया, आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे। थर्ड क्राइटेरिया क्या भैया, सबसे आसान यही तरीका है कि भैया अगर आपको 4 स्टेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है कि 4 स्टेट में आप स्टेट पार्टी हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, नेशनल पार्टी बन जाएंगे। और यही हुआ है किसके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ हुआ कि 4 स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि 4 स्टेट में आम आदमी पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया है, इसीलिए वो नेशनल पार्टी बन गई, सिंपल। और दूसरा जो सवाल पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कब बनी, देखो ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा कि 2014 या 15 में बनी, नहीं भैया, ये आम आदमी पार्टी बन चुकी थी 2012 में ही, याद रखना 2012 में बन चुकी थी। नेशनल पीपल्स पार्टी आई थिंक ये 1999 या 98 में बनी होगी, आई एम नॉट श्योर, 99 या 98 ही होगा, यही कहीं होगा। बीएसपी 1984 में, काशीराम ये कौन है, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता ही है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है या मदर ऑफ ऑल पार्टी कह सकते हैं इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये कब बनाया, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने बनाया है। और ए.ओ. ह्यूम जैसे ही आईएनसी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज और भी ख्याल रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस भी याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, देखो आईएनसी में क्या क्या, और ये पूछा जाता है ना, देखो आईएनसी में क्या क्या पूछोगे, आगे है जिक्र तो मैं बता ही देता हूँ। आईएनसी में कि इसका फाउंडर कौन है, 1885 में फाउंड किया गया। दूसरा चीज कि जहां भी इसका सेशन होगा प्रेसिडेंट उस स्टेट से नहीं होगा, है ना ये। और फर्स्ट जो सेशन हुआ था वो 78 डेलीगेट्स वहां पे शामिल थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि पहली बार, ये मैं टॉपिक कवर ही करा दूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसका टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा कि किस सेशन में और किस ईयर में पहली बार जनगण मनगढ़ को पढ़ा गया और पहली बार किसको पढ़ा गया, नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन है, ओवरऑल फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन है, एनी बेसेंट है वो, है ना, 1917 में, जब आई थिंक कानपुर, 1917 में कलकत्ता या कानपुर था सेशन, ये कलकत्ता ही होगा, 1917 में कलकत्ता के अंदर सेशन था। तो एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। और फर्स्ट, देखो यहाँ कंफ्यूजन आप कहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ये इस यहीं पे कि फर्स्ट फीमेल पूछेगा और आप लगा दोगे इंडियन पे। देखो ये फीमेल है, फर्स्ट फीमेल 1917 में ये प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में सरोजिनी नायडू, कानपुर में जब सेशन हो रहा था। तो पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन ही मैं अलग से पढ़ा दूंगा, मुझे याद दिलाना है बस आपको। और ये कौन है, बीजेपी, अच्छा बीजेपी है। तो बीजेपी जो है वो पहले बीजेएस हुआ करती थी, भारतीय जनसंघ, है ना, भारतीय जनसंघ। और फिर 1980s आई थिंक 1980 में ही ये भारतीय जनता पार्टी बनती है, 1980 या 1982, 80 ही होगा शायद। और फिर 2 साल के बाद ये चुनाव लड़ती है, आई थिंक 1982 में हो सकता है, 82
था 82 में ही शायद, तो इसको सिर्फ और सिर्फ दो सीट मिली थी, सिर्फ 2 सीट। और आज बीजेपी लगातार 2 बार से रूल कर रही है, वो भी थंपिंग मेजॉरिटी है भाई साहब, है ना। तो ये इतना इंफॉर्मेशन आपको जानना है, तो ये भी, और साथ ही साथ ये भी जानना है कि आपको ये जो रिकॉग्निशन मिलता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें आप याद रखिए कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था वो भी आपको बताना है। प्लस आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में ये इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। साथ ही साथ ये भी आपको बताना है, बताना नहीं मैं खुद ही बता दे रहा हूं, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका इलेक्शन को कंटेस्ट कराती है, किस किस के इलेक्शन को कंटेस्ट कराती है ना। तो आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़वाएगी, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हाथों में होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव यही लड़वाएगी, है ना, मतलब पूरा देख रेख इसके अंदर में होता है। फिर लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है जहां से एमएलए चुने जाते हैं, उन सभी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और भी बहुत काम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लॉन्च करना, लागू करना, है ना, इसको लागू करना, रोल लिस्ट तैयार करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है स्टेट के अंदर भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, और उनका काम क्या है, उनका काम है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट कराना। अभी देखो निकाय चुनाव है, यानी कि पंचायत चुनाव है, आप देखोगे चेयरमैन मेयर की चुनाव हो रहा है यूपी के अंदर, तो ये जो चुनाव हो रहा है वो कौन करवाएगा, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया एक ही वीडियो में, है ना। पहले कौन कौन सी नेशनल पार्टियां थी, तो देखो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि हटा दी गई है, अब ये नेशनल पार्टी नहीं रही है। बीएसपी अभी भी है ना। 1984 में कांशी राम इसके फाउंडर हैं बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी, यूपी में है, हाथी हाथी जो जिसका निशान है। फिर बीजेपी आपको पता ही है कि ये बीजेएस से बनी है, 1980 में बनी थी ये पार्टी, 1980 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी। और आपको याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेएस था, भारतीय जनसंघ, उसके फाउंडर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, याद रखिए। फिर एक और यहाँ पे जो छूट रहा है जो नाम नेशनल पार्टी का, वो छठा जो है वो सीपीआई है ना। तो ये है सीपीआई-एम, सीपीआई नहीं है, सीपीआई-एम ये नेशनल पार्टी है, सीपीआई हट गई, खत्म हो गई। ठीक है, मतलब पहले सीपीआई था, बाद में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सीपीआई-एम 1964 में शायद बनी है ये। तो ये आपको याद रखना है कि ये 6 नेशनल पार्टीज हैं। ये बर्निंग टॉपिक है, क्या पता पूछ दे, मगर मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर पहले से ही बन गया होगा, या हो सकता है अभी बने, तो ये पूछेगा जरूर, इतना जान लो। ठीक है, फिर तो सीपीआईएम 1964 में जो बनी है ये नेशनल पार्टी है। साथ ही साथ आईएनसी का बता दिया। एनसीपी भी अब जो है वो क्या है, एनसीपी तो हट गई ना, किसकी पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हाँ ये हट गई। ठीक है, तो याद रखना है 6 नेशनल पार्टी हैं ये सब। ओके, कहाँ गया मेरा कर्सर, आगे बढ़ते हैं। हु रोट विंग्स ऑफ फायर, अब देखो भैया इसमें विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है। विंग्स ऑफ फायर जो लिखा गया है, देखो इसमें आपको ना बुक्स एंड ऑथर्स आपको रट लेना है, एकदम बढ़िया से रट लेना है, जितना बेहतर तरीके से रटना चाहो रट लो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 विंग्स ऑफ फायर लिखा है किसने, देखो पहले ऑप्शन देखो, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई उस तरीके का राइटर नहीं दिख रहा है सिवाय एपीजे अब्दुल कलाम का। साथ ही साथ एपीजे अब्दुल कलाम का जितना भी किताब है ना, सब रट्टा मार लो, ये पूछा ही जाता है। एक काम करो, बुक्स एंड ऑथर्स लिखो और उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का, साथ ही साथ अबुल कलाम आजाद का, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं हिंदुस्तान के, और चेतन भगत के भी आप पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ बुक्स एंड ऑथर्स किसका किसका पढ़ना है, एपीजे कलाम, फिर अब्दुल कलाम, है ना, अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, फिर आप किसका याद करेंगे, चेतन भगत, सॉरी चेतन शर्मा तो क्रिकेटर हैं, चेतन भगत। साथ ही साथ आप और याद कर लेंगे अरुंधति रॉय, है ना, अरुंधति रॉय की बुक, ये मैं बता रहा हूँ, ये पूछ लिया जाएगा बाद में, मत कहना कुछ। अरुंधति रॉय हो गया, और मुझे याद आता रहेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, है ना, ये सब आपको याद रखना है। फिर ये देखें, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही हैं, यही लिख लो। प्रणब मुखर्जी ये प्रेसिडेंट रहे हैं, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट हैं, है ना, मतलब थे। अभी कौन प्रेसिडेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हु वाज द फाउंडर ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फाउंडर कौन रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 28 इसका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, रोहिंटन नरीमन, एल.एन. सिन्हा और एन.एम. जोशी। क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो राइट आंसर है वो है एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी फाउंडर रहे हैं AITUC के। ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज रिलेटेड टू, क्लीन आर्ट जो ऑपरेशन है वो किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ मेडिवल एज आर्ट फॉर्म्स, प्रोटेक्शन ऑफ मंगूज, प्रोटेक्शन ऑफ पेंगोलिन्स या प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटेक्शन ऑफ मंगूज है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी कौन है? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और आयरन लेडी भी कहा जाता है इनको। निकनेम्स भी आपको याद रखना है, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, है ना, टॉपिक में आप लिख लो। निकनेम्स एक टॉपिक है, वो आपको पढ़ के जाना है। लास्ट टाइम ये आपको काम करेगा कि लास्ट टाइम जब बिल्कुल 2 से 4 दिन बचा रहेगा, आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, और अभी जो भी पढ़ रहे होगे वैसे ही जाना, नया कोई भी चीज मत पढ़ना। जैसे आपने अब तक पढ़ा है, जो भी आप पढ़ रहे होगे, जो स्ट्रेटजी आपने अपनाया है उसी स्ट्रेटजी पे रहना, अब स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना। 30 में आ जाओ। द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन नियॉन हैज बीन डेवलप्ड बाय, जो पूरे दुनिया का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन है जिसका नाम नियॉन है, वो उसको किसने डेवलप किया है? हवाई, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सोनी या सैमसंग, किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका जो राइट आंसर है वो है सैमसंग। द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। अब देखो यहाँ से, ये देखो मैं जो ये क्वेश्चन मैं आपको जो ये सॉल्व करवा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है अगर आपने ध्यान से नहीं किया। देखो क्वेश्चन पेपर आपको लगेगा कि क्यों ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आपको घबराना नहीं है, भले ही आपको कुछ नहीं आता है, यहीं से मैं आपको बता दूंगा कि टॉपिक क्लियर करा दूंगा, क्या क्या पढ़ के जाओगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने कर लेना है, एक लिस्ट बनाना है कंट्रीज, और उसमें 3 टेबल बना दो, 3 या 4 इस तरीके से, है ना, एक इस तरीके से टेबल बना दो। ऊपर लिख दो कंट्रीज, यहाँ लिख दो कैपिटल, यहाँ लिख दो करेंसी, और कुछ कंट्रीज के पार्लियामेंट भी आपको रखना है, और कुछ कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट भी आपको याद रखना है ना, हेड ऑफ द स्टेट। इतना अगर पढ़ लिए दोस्त, गारंटी दे रहा हूं मैं, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। ये लिख लो, क्या करना है, देखो करेंसी, यहाँ करेंसी सॉरी यहाँ कंट्री लिखो। मिसाल के तौर पे मान लो आपने लिख दिया इंडिया, लिख दिया, ठीक है। इंडिया का कैपिटल दिल्ली, ये क्या है? करेंसी। करेंसी क्या है? रुपया। ये क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या नाम है? पार्लियामेंट ही है, या संसद कह लो। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ये है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट में अगर जो प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट का नाम बताना है, और प्राइम मिनिस्टर पूछे तो प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है। तो इतना आपको करना है। अगर इस तरीके से आपने लिस्ट तैयार कर लिया, देखो पार्लियामेंट में सबका नहीं याद रखना है, जो जो गिने चुने हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, और जैसे इंडिया में है, इंडिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। फिर हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से वहां अमेरिका में भी 2 हाउस हैं, है ना, उसके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। और जो हमारा लोकसभा है अमेरिका का, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और जो हमारा राज्यसभा है वहां अमेरिका में सीनेट कहते हैं। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है, और जो हमारा लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, वहां पे होता है हाउस ऑफ कॉमन, और जो अपर हाउस है उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है टेबल, और इस तरीके से याद कर लेना है कंट्री, करेंसी, कैपिटल, और पार्लियामेंट के कुछ कुछ पार्लियामेंट के नाम, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है ना, और जापान है। इन सब के पार्लियामेंट का नाम याद रखो। फिर मैं एक लिस्ट बना दूंगा जब मैं आपको गोल्डन रूल समझा रहा हूँगा। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल क्या रहेगा आपको BA AMU का BA एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। फिर इधर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लेसेज-फेयर थियरी। तो ये लेसेज-फेयर जो थियरी है वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, ये सवाल पूछा गया है। सोशलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म या आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 32 इसका मतलब होता है इंडिविजुअलिज्म होता है। और देखो ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ BA का एंट्रेंस देना है तो ही इसको देखना, अगर BA LLB का दे रहे हो तो भी देखो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन वहां पूछा गया है, वहां से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। ये भैया ना कहीं भी जाओगे इस प्लैनेट से नहीं बच पाओगे, आपको यूनिवर्स वाला टॉपिक क्लियर करना है। देखो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ दोस्त,
तो टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिवर्स वाला टॉपिक पढ़ लेना है कि बिगेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जो भी टिट बिट्स और फैक्ट्स आपको पढ़ना है सब रट जाइए, सब रट लेना है आपने, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि किसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो प्लेनेट के कैटेगरी में ही नहीं आता है। तो ये तो बच्चों को भी पता है कि भाई प्लूटो ही है जिसको जो कि प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। अब ये डार्क प्लेनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, द यूरोपियंस हु केम फर्स्ट टू इंडिया वर। अब ये बताना है कि जो यूरोपियंस हिंदुस्तान आए थे उसमें से सबसे पहले कौन आया था। आपको पता है भैया ये सब नहीं आए थे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, फ्रेंच, इंग्लिश, डच या पुर्तगीज। सबसे पहले आपको पता है कि पुर्तगीज आए थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगीज ही हैं। तो याद रखें कि सबसे पहले आने वाले भी हैं और बाद में जाने वाले भी हैं, सबको सबके जाने के बाद ये गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इतना इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करा दिया, प्लस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे दिया इसी हिसाब से। और टॉपिक जो बता रहा हूं वो टॉपिक बिल्कुल आपको रट के जाना है, क्लियर करके जाना है। फिर उसके बाद एक बार फिर से देख लीजिए कि 10 साल का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2021-22 का है। अगर आपके पास 22-23 का क्वेश्चन पेपर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मुझे आप मेल कर सकते हैं zebgr909@gmail.com पे, ताकि मैं उसे भी सॉल्व कराने की कोशिश करूं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद जेब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। साथ ही साथ 24 अप्रैल से मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूं एमयू और जामिया के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, किसमें 11th के लिए, है ना, 11th स्कूल के लिए आर्ट्स कॉमर्स एमयू का हो या जामिया का हो, मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। और आपको 23 अप्रैल तक आपको मुझे मैसेज कर देना है किस पे, इस टेलीग्राम पे, सॉरी इस ईमेल पे zebgr909@gmail.com। अब ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। अब ये बायोलॉजिकल नेम पूछ रहा है ये हाउस फ्लाई का, है ना। तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, मुस्का डिमेंटिया, मुस्का डोमेस्टिका, मैग्निफेरा इंडिका या ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है मुस्का डोमेस्टिका। यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हाउस फ्लाई लिखा है, डोमेस्टिका हो गया, खत्म। द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन फॉर रॉ सिल्क इज कॉल्ड, यही मैं कह रहा था, ये भी समझो एक तरीके से स्टडी ऑफ वाले कैटेगरी में आएगा कि पिस्की कल्चर, एपी कल्चर, सीरी कल्चर, ये तमाम चीजें आपको पढ़ना है ना। ये सब आपको पढ़ ही लेना है। ये आप ये चाहे इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको कहो या कुछ भी, मगर ये टॉपिक आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। मतलब ब्लंडर मिस्टेक करोगे अगर ये वाला टॉपिक आपने छोड़ दिया तो जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, टॉपिक जरूर आप लिख लो और फिर आप आराम से उसको सर्च कर लो, और ये सब टॉपिक जरूर सर्च करके जाना, पढ़ के जाना बहुत बढ़िया से, और आप अच्छा मार्क्स ले आओगे, ये आप समझ लें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेरिकल्चर, मैरीकल्चर, विटिकल्चर या एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 36, इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर सिल्क। अशोका's inscriptions are in dash language। जो अशोका है ना, अशोका द ग्रेट, उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किस लैंग्वेज में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, पाली या हिंदी। हिंदी को तो ऐसे ही काट दो भाई, है ना, हिंदी को तो ऐसे ही काट दोगे। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत में। और ये देखें 38 क्वेश्चन नंबर, चारक वॉज रिनाउंड, चारक कौन था, हु वाज चारक, है ना, वॉरियर थे, किंग थे, फिजिशियन थे या एस्ट्रोनॉट थे। क्वेश्चन नंबर 38 ये थे फिजिशियन। आपको देखिए, आपको अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लगता है, घबराना नहीं है आपने, है ना। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं लर्न विथ जेब यूट्यूब चैनल, और उस पर मैं आपको घबराने नहीं दूंगा। बस आप ध्यान से और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दें, अभी आराम से करें, बाद में जब बिल्कुल 100% जिस क्वेश्चन में आप श्योर हैं पहले उसको कर लें, इन सबको बाद में करें। 39 पे आते हैं, द एंशिएंट हिंदू रिलीजियस साइट ऑफ पंज तीरथ इन पेशावर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान एज। तो हो सकता है ये उस वक्त का करंट अफेयर हो कि जो पंज तीरथ है उसको पाकिस्तान ने क्या डिक्लेयर किया है, नेशनल हेरिटेज या डिस्प्यूटेड साइट या सूफी खान का या म्यूजियम ऑफ 5 कलंदर्स, क्या किया है, क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 39 इसको किया है नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने।
द जर्नल तहजीबुल अखलाक, यहाँ पे जब आप आएंगे AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद हाउस है, वहीं पे तहजीबुल अखलाक का ऑफिस है। ये किसने स्टार्ट किया था? आप अगर एक चीज समझ लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और ये सवाल का अगर जवाब आपने गलत कर दिया तो भाई साहब मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, मतलब कि आप अलीगढ़ की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कहा जा सकता है कि तहजीबुल अखलाक से रिलेटेड सवाल हो और आपने गलत कर दिया तो फिर ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल या हसरत मोहानी, क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान के जितने भी वर्क्स हैं, जो भी इन्होंने लिखा है, कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई, विद डेथ, है ना, डेट भी याद रखना है, सिर्फ ये नहीं डेट याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कब इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाया, कहाँ नहीं बनाया है। इंडो इस्लामिक पढ़ के आना है आपको बढ़िया से। और इंडो इस्लामिक जब पढ़ते हैं तो सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ना पड़ता है, हजरत मोहानी के बारे में, इकबाल के बारे में और अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि अबुल कलाम आज़ाद की जो पैदाइश है वो मक्का में हुआ है, इंडिया में नहीं, ये आपको याद रखना है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 41। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एट टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये तो मतलब आपको ये भी मतलब कि आप ऐसे नहीं आ सकते। एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल मुंह उठा के नहीं आना है, तैयारी करके आना है। और क्या तैयारी करना है आप याद रख लें, गवर्नर, ठीक है, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय, ये सब आपको पढ़ लेना है। क्या पढ़ोगे उसमें? जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है ना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लास्ट कौन है, फर्स्ट वाइस रॉय कौन है, लास्ट कौन है, ये सब पढ़ के आना है। साथ ही साथ जब आप पढ़ोगे, ये मनोहर पांडे से पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट आपको पढ़ना है। उसमें जब पढ़ोगे लूसेंट या मनोहर पांडे से, तो वो पूरा इस तरीके से दिया हुआ है कि कौन गवर्नर है, कौन गवर्नर जनरल है, कौन वाइसरॉय है। साथ ही साथ उनके टेन्योर में हुआ क्या है, या फिर उनका टेन्योर कब से कब तक रहा है, वो भी पढ़ना है। तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बिल्कुल भी अगर आपने तैयारी नहीं किया है और ये वीडियो आपको इत्तेफाक से मिल जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाने वाला है कि क्या क्या पढ़ के जाना है, किस तरीके से आपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था? एलन बोरो, डलहौजी, चार्ल्स जॉन कैनिंग या लॉर्ड कर्जन, कौन थे उस वक्त? क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 का जो आंसर है वो थे कैनिंग, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 42। करेज सिस्टम डेवलप बाय द आदिल शाह डायनेस्टी। देखो एमयू में आ रहे हो, मेडिवल इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, मजा नहीं आएगा। एमयू में आने का मतलब ये है कि मेडिवल इंडिया बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है आपको। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलिया पीरियड तक बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ये समझ लो, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो स्लेव डायनेस्टी है वहां से उठा लो, वहीं से नहीं, अभी और पीछे चले जाओ, है ना। कहां से? कासिम से। जब इंडिया में कासिम आता है वहां से आपको पढ़ना है, उस वाले पीरियड से आपको पढ़ना है उठा के पूरा। और मुगल सल्तनत तक बहुत डिटेल में अच्छा से, वो कहीं से भी पढ़ लो, लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, मनोहर पांडे से भी पढ़ सकते हो, बट इसमें आपको याद रखना है कि किसने किसको बनाया, क्या कब फाइट हुआ, कब नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो इसमें कैरेज सिस्टम आदिल शाह डायनेस्टी ने डेवलप किया था। तो इसमें क्या सप्लाई क्या करना था, ये करेज सिस्टम में क्या होता था? वाटर सप्लाई करना था, फूड या रॉ मटेरियल या स्टोन्स? क्वेश्चन नंबर 42। तो ये सप्लाई करते थे, क्या? वाटर सप्लाई करते थे। अब फिर ये सॉइल वाला याद करें, लैटेराइट सॉइल इज रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लाल क्यों होता है लैटेराइट सॉइल भाई? क्या होता है उसके अंदर? आयरन ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, माइका होता है, या कॉपर ऑक्साइड होता है? क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर होता है आयरन ऑक्साइड, दैट इज व्हाई इट्स कलर इज रेड। आपको याद रखना है कि सॉइल पढ़ना है। सॉइल में क्या पढ़ोगे? सॉइल पढ़ोगे, उस सॉइल में मान लो रेड सॉइल है, रेड सॉइल में क्या होता है सबसे ज्यादा? साथ ही साथ ये रेड सॉइल कहाँ पाया जाता है? बस 3 ही सवाल पूछेगा, 3 से चौथा सवाल नहीं हो सकता है, लिख के रख लो। अगर हो भी सकता है यार, इतना भी कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 44, बट इतना अगर आपने कवर कर लिया ना तो बस समझो 1 नंबर का आपने काम कर लिया है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज, हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है?
ट्रॉपिकल सवन्ना टाइप है, ट्रॉपिकल मॉनसून है, ड्राई कंटिनेंटा है या फिर टुंड्रा है। क्वेश्चन नंबर 44। तो भैया आपको पता है कि ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का है क्लाइमेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? कोई देखो कहीं से भी पढ़ लो, अगेन मैं बता रहा हूँ, मनोहर पांडे, लूसेंट, कहीं से भी पढ़ो, कोयला के बारे में पढ़ो तो उसके जो टाइप्स है ना वो पढ़ो कि क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। कोयला कहाँ पाया जाता है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा टी कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टील, ये सब पढ़ना है। इंडिया में भी माइका, फिर से यूरेनियम, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी ये सब पढ़ना है कि कहाँ पे शुगर केन, ये सब भी, राइस वगैरह सब चीज। तो बताएं कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस या एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 45, इसका जो राइट आंसर है वो है एंथ्रासाइट। 46 में अकॉर्डिंग टू द 2019 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अब ये 2019 का है तो ऐसा नहीं है कि 2019 वाले को छोड़ देना है, रट लेना है 2019 में। हो सकता है कि ये बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट कर दे कि 2019 वाला क्वेश्चन 2023 में भी दे सकता है। तो सबसे पहले जान लें कि 2023 2019 में जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द इन द वर्ल्ड था वो कौन सा था, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता या कानपुर। क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। अभी देख लीजिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है सबसे पोल्यूटेड सिटी वाला, उसमें रैंक 1 किसका है, लोनार लेक। लेक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, लेक के बारे में कि कौन सा लेक कैसा है, कहाँ है, और ये फ्रेश वाटर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ये सब आपको याद रखना है। साथ ही साथ उसके फीचर्स क्या है, जैसे लोनार लेक है, लोनार लेक कहाँ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, ये सब मैं बता रहा हूँ, यहीं से आएगा, बाद में पछताओगे, लिख के रख लो, है ना। लोनार लेक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या असम। क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 48 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट, यही मैं कह रहा हूँ कि ये सब याद रखो, सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा शुगर, सबसे ज्यादा राइस, सबसे ज्यादा वीट, सबसे ज्यादा जो भी है, मैंगनीज, माइका, ये सब आपको याद रखना है ना। कहाँ सबसे ज्यादा कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बताओ जल्दी से राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो गया झारखंड। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च फ्रॉम, ये बताओ कि जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, एक तो ये नाम जानना है आपको, आर्यभट्ट है, कहाँ से लॉन्च किया गया था, यूएसए, यूएसएसआर, यूके या नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 49, तो भैया ये आपको पता है 1975 में, देखो समझो 1975 में इसको किसको आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट कौन है, ये फर्स्ट हमारा क्या है, सैटेलाइट है ना, मैनमेड सैटेलाइट है आर्यभट्ट, इंडिया ने लॉन्च किया 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार है 1975 में। भैया आपको पता है हमारी जो दोस्ती है वो यूएसएसआर, जो कि अब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, डिसइंटीग्रेट होके यूएसआर, देखो यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स कंट्रीज का एक क्या था, एक तरीके का ग्रुप था, है ना। 1991 में ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि टूट गया, और उसी से टूट के ये सब आज जो आप लड़ाई देख रहे हो रशिया और यूक्रेन में, ये लड़ाई इसी वजह से है, ये दोनों पार्ट ऑफ यूएसएसआर थे, है ना। रशिया भी अलग हो गया, यूक्रेन भी अलग हो गया, अब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो अलग चीज हो गया। तो ये जब कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना, कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इंडिया क्या था, न्यूट्रल था, नॉन अलाइंड था, है ना, किसी भी सुपर पावर ब्लॉक के पास नहीं जाता था, ना ही यूएसएसआर की तरफ था, ना ही यूएसए का था, बट फिर भी थोड़ा सा जो दोस्ती है इंडिया का वो यूएसएसआर की तरफ था, मतलब थोड़ा सा जो झुकाव था, जो फेवर है वो यूएसएसआर के साथ है, और आज भी अमेरिका से ज्यादा झुकाव जो है हिंदुस्तान का वो रशिया के साथ है। तो आपको याद रखना है कि उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आर्यभट्ट 1925 में लॉन्च किया गया, फर्स्ट जो मैनमेड सैटेलाइट है हिंदुस्तान का। आपको पता है कि उस वक्त किसके साथ हिंदुस्तान जा सकता था, तो यूएसएसआर के साथ। 50 आ जाए, सैम मैनेक्शॉ वाज गिवन द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल टू रिकॉग्नाइज द इंडियन विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। तो भैया हिंदुस्तान की विजय हुई थी पाकिस्तान पे, और इसीलिए जो फील्ड मार्शल हैं मैनेक शाह, उनको रैंक दिया गया था फील्ड मार्शल का। तो कब, ऐसा कब किया गया था इनके साथ, 1947 के वॉर में, 65 में, 71 में या 1999 के वॉर में। क्वेश्चन नंबर
50। तो इसका राइट आंसर है 1971 में। आपको पता है कि 1971 में देखो पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया था, 1947 में इंडिया पाकिस्तान हो गया था, फिर 1971 में पाकिस्तान के ही अंदर लड़ाई हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, मतलब बांग्लादेश अलग हो गया। तो 1971 में अगेन यहाँ पे आयरन लेडी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ जो भी प्राइम मिनिस्टर रहता है, ताकि आपको एक याद रहे, इस तरीके से कभी पूछ दे कि भाई ये बताओ ये जो इवेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर कौन था, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे मान लो पूछ दिया कि 1973 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो मैंने एक जगह बताया कि 75 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी और 71 में भी इंदिरा थी, तो जाहिर सी बात है भाई 1973 में यही होंगी, अगर आपको नहीं याद है तो भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब चीजें। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, ये सब आपको याद रखना है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम किससे एसोसिएटेड है। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो मैंने कह दिया, तो अब वो हो ही जाएगा, क्रिकेट ही हो जाएगा, है ना, क्रिकेट से रिलेटेड है ये। इसका मतलब ये है कि आपको स्टेडियम के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सा स्टेडियम किस खेल के लिए है, साथ ही साथ कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है। और सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनल में भी मेलबर्न कहाँ है ना, ये सब आपको याद रखना है कि मेलबर्न जो स्टेडियम है किसके लिए है और कहाँ पे है। नाथुला पास विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइनो इंडियन ट्रेड। साइनो का मतलब होता है चाइना, तो चाइना और इंडिया के ट्रेड के लिए लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है नाथुला पास। ये कहाँ है, तो मनोहर पांडे या फिर लूसेंट आप कहीं भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी वाले उसमें, तो ये पासेस के बारे में आप पढ़ लें कि कौन सा पास किसके बीच में है, कहाँ से क्रॉस होता है, किसका बॉर्डर है, ये सब पढ़ लें। सिक्किम, असम, मणिपुर या नागालैंड, तो ये कहाँ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका जो राइट आंसर होगा वो सिक्किम। अब यहाँ पे जिक्र है तो मैं आपको बता दूं, आपको लिस्ट बनाना है कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं। जो 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं लैंड वाली जो नेबरिंग कंट्रीज है 7, उनका एक लिस्ट बनाना है। साथ ही साथ उसमें क्या करना है, इधर लिख दो कंट्रीज, यहाँ लिख दो कैपिटल, और यहाँ पे लिख दो कि वो मिसाल के तौर पे मान लो ये पाकिस्तान है, तो भैया इंडिया का नहीं लिखना है ना, पाकिस्तान है, ये क्या है कंट्री, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कंट्री पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद, इधर लिख लो करेंसी, लिख लो इधर, है ना। और यहाँ पे क्या लिखना है, स्टेट्स, यानी कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान के साथ। और ये पूछा जा सकता है, ध्यान से सुन लो, पूछा जा सकता है कि, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया के कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान से। यही नहीं पूछा जाएगा, पाकिस्तान ही वाला नहीं पूछा जाएगा, अफगानिस्तान से पूछा जा सकता है, नेपाल से पूछा जा सकता है, भूटान, चाइना, किसी से भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, जो लाइन डिवाइडेड है, उस लाइन को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना है। ये मनोहर पांडे में भी मिलेगा आपको, लूसेंट में भी मिलेगा, ज्योग्राफी वाले। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, इतना टॉपिक अगर पढ़ के चले गए मेरे दोस्त, तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इतना समझ लो। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। शंभू महाराज कथक, उत्पल दत्ता फिल्म्स, अमीर खुसरो सरोद, भीमसेन वोकल म्यूजिक, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, और ये बिल्कुल यहाँ अमीर खुसरो का नाम लेते ही ये गलत हो गया। अमीर खुसरो सरोद थोड़ी बजाते थे। इसका मतलब ये है कि आपको क्या याद रखना है, म्यूजिशियंस के नाम याद रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लूट का मास्टर कौन है ना, ये सब आपको याद रखना है। तबला के लिए फेमस कौन है, ये सब याद रखना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप एमयू में आ रहे हैं, ये गलती कभी ना करें, अमीर खुसरो को पढ़कर ही आए बढ़िया से, क्योंकि एमयू में इंडो इस्लामिक एक टॉपिक होता है, 10 से 15 नंबर का आता है, और अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो को पढ़कर ही आए एमयू अगर आना है तो। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी बाय। जो पंचायती इंस्टीट्यूशन है, अभी ये जो म्युनिसिपैलिटी का जो चुनाव हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में अभी जो निकाय चुनाव होने वाला है, चेयरमैन और मेयर वाला यूपी के अंदर, वही है ये सब, है ना। बट यहाँ पे सिर्फ पंचायती पूछा है, वो ये जो होने वाला है ये म्युनिसिपैलिटी है। तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला। 73rd अमेंडमेंट 1992, 66th 1990, 65th 1990 या 68 1992। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको भैया। ये अगर नहीं पढ़ के जा रहे हो तो बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1992 में किया गया और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वहां पे कायम किया गया। और 74th में क्या है, म्युनिसिपैलिटी है, याद रखो यहीं से। और सबसे पहला कौन सा स्टेट है जिसने पंचायती इंस्टीट्यूशन को लागू किया? राजस्थान पहला है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, याद रखो। 55 में हु वाज चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमिटीज? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप एलएलबी का भी देना, एलएलबी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीए में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एलएलबी का भी क्वेश्चन पेपर देना है तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देख के जाना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, जब आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसमें कमिटीज के बारे में जिक्र होगा, है ना, कि किस कमेटी का हेड कौन था, वो पढ़ लें, वो वाला टॉपिक जरूर पढ़ लें। कमिटीज 7-8 कमिटीज हैं इंपॉर्टेंट, उनके चेयरमैन को पढ़ लें जरूर, और साथ ही साथ उनके मेयर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे। साथ ही साथ उसमें जो 7 मेंबर थे उनका नाम जानना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से 7 मेंबर थे, वो याद रखना। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उसके चेयरमैन पूछ रहा है, गोपीनाथ बोरदोली, एवी ठक्कर, एच.सी. मुखर्जी या जे.बी. कृपलानी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55। इसका जो राइट आंसर होगा 55 का, वो थे जे.बी. कृपलानी, याद रखो। बहुत ज्यादा मैं टॉपिक बता दे रहा हूं दोस्त, इतना पढ़कर चले गए तो निकल जाना ही है। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी? बिल्कुल नहीं, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगेन इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना है, रट्टा मार दो। इंपॉर्टेंट डेज में थोड़ा सा ध्यान देना कि कहीं पे नेशनल पूछा जाता है, कहीं पे इंटरनेशनल पूछ लिया जाएगा। तो जो 24 जनवरी है वो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन के बाद 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? 25 जनवरी को ही तो हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ आपको 2023 का थीम याद रखना है प्लीज। 2023 का नेशनल वोटर्स डे का थीम याद रखो प्लीज, कह रहा हूं क्योंकि पूछा जा सकता है ये थीम। नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या था 2023 का? 26 जनवरी को तो आपको पता ही है क्या सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके से भी एलिमिनेट करके आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं। लो अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया, शायद दिख नहीं रहा था पहले। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाओ। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटी? ये आपको पढ़ना है भैया कि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 21 बिल्कुल नहीं, गलत है, ये तो फंडामेंटल राइट में है। आर्टिकल 44 ये डीपीएसपी में है। आर्टिकल 48 ये भी डीपीएसपी में है। आर्टिकल 51A यही है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है, कहां से फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया है, किसने सिफारिश की थी, ये सब सवाल पूछा जाता है। ये पढ़ के जाना बढ़िया से, कितने फंडामेंटल ड्यूटी है। और फंडामेंटल ड्यूटी ना एक बार रट लो, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, तो ये इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पढ़कर चले गए ना, बहुत ज्यादा तक आपने क्या कर लिया है, सिलेबस कवर कर लिया है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 58 में, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, क्वेश्चन आ गया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं कौन अपॉइंट करता है उनको? कॉलेजियम ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाए, ये पढ़ लीजिए आराम से, बहुत बढ़िया से ये सब। Which of the following has developed an Android app named Solar Calculator for computing the solar energy potential of any location? कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया है सोलर कैलकुलेटर से के नाम से? CSIR, ISRO, IISc बेंगलोर या IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 59, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसरो। इसरो के जो चेयरमैन है उसका नाम याद रखना है। अभी कौन है चेयरमैन और कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? इकोनॉमिक्स का सवाल, इकोनॉमिक्स के सवाल में ये आना ही है, समझो। इन्फ्लेशन है ना, स्टैगफ्लेशन, ये सब पूछ ही लेता है, ठीक है। इन्फ्लेशन विद ग्रोथ, डिफ्लेशन विद ग्रोथ, इन्फ्लेशन आफ्टर डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन, ये शायद मनोहर पांडे में नहीं मिलेगा, लूसेंट में शायद मिल जाएगा। तो लूसेंट के इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जीडीपी वगैरह और ये सब तो बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा आराम से वहां से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन, इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन।
द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन, देखो फिर दूसरा सवाल आ गया, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक्स वाले जो टॉपिक्स है, जो टर्म्स है खास करके, उनका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसका हो गया, कौन सा आंसर है, डी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाए कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो इन्फ्लेशन इन इंडिया जो रेट है, इसका रेट किसके पर्सपेक्टिव में मेजर किया जाता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मनी सप्लाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में द यूनियन गवर्नमेंट रिसीव्स मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू। देखो ये इकोनॉमिक्स का, सब तीनों इकोनॉमिक्स का सवाल है, यहाँ से इकोनॉमिक्स आ गया है 59, 60, 61, 62 चारों। तो यूनियन गवर्नमेंट कह रहा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है यूनियन गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स या सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से इसका जवाब दो। इसका जवाब होना चाहिए बी, एक्साइज ड्यूटी से। फिर इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 63 में कि कंटेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर्स। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या होता है? बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, लेंडिंग, ये सब इकोनॉमिक्स का सवाल है। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, ये नन ऑफ द अबव। आपको पता होना चाहिए कि एमयू जो एमयू जो एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, उसमें बीए कंबाइन होता है कुछ कोर्सेज को छोड़ के। अब सीयूटी के अंदर कुछ कोर्सेज हैं, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, विमेन स्टडीज हो गया, और भी एक दो कोर्सेज हैं जो कि सीयूटी में है। बाकी सब एमयू कंबाइन कराती है, जो बीए के एग्जाम है कंबाइन कराती है, अलग अलग से नहीं होता। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 63 का? राइट आंसर 63 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। इसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पीआईएल पॉलिटी का सवाल है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मे बी लिंक्ड विद। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब यही है, किसके साथ आप जोड़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल स्क्रूटनी। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64? इसको हम जोड़ देंगे जुडिशियल एक्टिविज्म से, पीआईएल को जोड़ देंगे। आप बताइए कि पीआईएल के कर्ता धर्ता कौन है, यानी कि कौन फाउंडर माने जाते हैं हिंदुस्तान में पीआईएल? मतलब किसकी वजह से पीआईएल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, ये आपको बताना है आंसर, और कमेंट बॉक्स में शर्माना नहीं है, गलत हो सही हो बताना है आपको। विच फेमस रियूटर्स फूड जर्नलिस्ट वाज रिसेंटली किल्ड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ था, तालिबानियों ने तख्ता पलट कर दिया था, तो वहां पे किस जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई थी? कप्पन सिद्दीक, यमीन नवाज, दानिश सिद्दीक या जमन नवाज? इसका आंसर होगा दानिश सिद्दीक। दानिश सिद्दीकी को कोई अवार्ड भी मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा उस अवार्ड को। 66 देखो, अब देखो ये सब क्या है? एवरी टाइम दीपा हिट्स द ओके, ये है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग भी मैं नहीं जा रहा हूँ सॉल्व करने, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और मैं सिर्फ इसका क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, टॉपिक में बता दूं एटलीस्ट। Every time this is the target, she goes 1 rupee. Every time she misses the target, she has to pay 1 rupee. अच्छा, ये वो वाला आपने पढ़ा होगा कि बंदर एक छलांग ऊपर लेता है तो 3 छलांग नीचे आता है, इस तरीके का जो सवाल है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, सिर्फ वही मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 65। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद अल्टरनेटिव। आपको इस तरीके से सीरीज पढ़ लेना है ना। रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करके पढ़ लोगे निकल जाएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 125। कहाँ है? मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग चीज चाहिए और अलग से पढ़ना भी पड़ेगा। ऊपर वाला होगा कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज कंप्लीट करना है, AZCXFU, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा 68 का, तो 68 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी। फिर ये देख लीजिए 69 का जो राइट आंसर है वो है सी। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा कभी कभी परेशान कर देता है, ज़्यादा ही छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके, है ना। फिर 70, तो 70 का जो राइट आंसर है वो है बी, इफ दिल्ली इज। ये बड़ा आसान होता है कि किसी कोड वर्ड में दिल्ली को इस तरीके से लिख दिया गया, तो ये बताइए कि बॉम्बे को किस तरीके से लिखा जाएगा। बड़ा आसान सा है, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। कोडिंग डिकोडिंग शायद चैप्टर का नाम है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लोगे, बहुत आसान है करना, आराम से कर लोगे। 71, ठीक है, 71 का जो आंसर है वो है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूज द सीरीज गिवन बिलो, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। राजेश मूव 6 किलोमीटर ईस्ट, और ये है ना, ये डायरेक्शन वाला सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर इधर आ जाइए, ये है लर्न विद ज़ेब यूट्यूब चैनल, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए और अप्रिशिएट करिए। Zeba is a daughter of Sadaf. Sadaf is the wife of my wife's brother. How is Zeba related to my wife? Okay, ये ब्लड रिलेशन आप पढ़ लीजिए बढ़िया से टॉपिक। अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, सबसे आसान है, जो भी ये टॉपिक है, टॉपिक में मैंने बता दिया। इन सभी टॉपिक्स को आप टॉपिक लिख के वाईफाई स्टडी लिखें, वो यूट्यूब चैनल है, वाईफाई स्टडी वाले पढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा 9, ये बी। फिर इफ वाटर इज रिटन एज ये, ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा 75 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये हो गया शायद अब इंडो इस्लामिक, है ना। इसका राइट आंसर क्या है कि कौन सा करेक्टली मैच है? सर सैयद अहमद खान, बैनुल कुरान, इमाम गजाली, हुज्जत, अल्लाहुल बलाग, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, तर्जुमानुल कुरान, या नन ऑफ द अबव। मतलब कौन सही, क्या है करेक्ट ना, कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, कोई सही है, कोई सही नहीं, सब गलत गलत मिलाया गया है। हुद वाज सेंट एज प्रॉफिट टू द पीपल ऑफ, है ना, जो नबी करीम थे, है ना, जो नबी थे हुद, उनको कब भेजा गया था, किन लोगों के बीच में भेजा गया था, है ना, समूद, कुरैश या अंसार? ये क्या है भाई, ये तो ऑप्शन क्या है ये देख लीजिए, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। बिब्लिकल नेम, हाँ एक चीज़ है कि आप क्या करेंगे, आप बिब्लिकल नेम बनाएंगे। प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, मतलब खास करके जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बिब्लिकल नेम आपको जानना है, क्योंकि एमयू में इंडो इस्लामिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि वो देखो इसमें क्या है, एक आपको ये वाला कैलेंडर याद रखना है, ये वाला ईयर याद रखना है कि 2022 2023, साथ ही साथ उसको हिजरी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 में होता है, बस वहीं से आप कन्वर्ट कर लेना, 622 को रेफरेंस मान के आप कन्वर्ट कर लोगे आराम से, ठीक है। एक तो ये कर लेना, डेट में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हो सकता है आपने याद किया हो 570 एडी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570, है ना, और वो हिजरी नहीं, हिजरी में नहीं पूछ सकता, क्यों? क्योंकि 622 में हिजरी की शुरुआत ही होता है। मान लो कोई इवेंट है जो 628 में, आपको याद है 628 एडी में हुआ है कोई इवेंट, है ना, और वो हिजरी में पूछ रहा है, आपने रट्टा लगा लिया है 628, दिन भर चिल्ला दिया है आपने 628, और जा रहे ऑप्शन में है ही नहीं 628, सवाल वही है मगर 628 नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लो भैया, मैं पढ़ के क्या आया हूँ, सवाल क्या आ गया। सवाल वही है मेरे दोस्त, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। 622 को रेफरेंस मान लो कि 622 में हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई, अपने आप आंसर निकल जाएगा कि कौन सा हिजरी है वो, बस यही करना ही है। साथ ही साथ बिब्लिकल नेम याद रखना है कि प्रॉफिट अय्यूब का बिब्लिकल नेम क्या था, एरोन, जॉब, साउल, जैकब। क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो राइट आंसर है वो है जॉब। द सिटी नोन एज शिराज हिंद, शिराज हिंद कौन से शहर को कहते हैं? आजमगढ़, फैजाबाद, लखनऊ, जौनपुर। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जौनपुर, जौनपुर को शिराज हिंद कहते हैं। द सक्सेसर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का सक्सेसर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया गद्दी पे? तुगलक बिन मोहम्मद, मोहम्मद बिन रहमत, रहमत बिन मोहम्मद। ये देख रहे हो, ये ऑप्शन है, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये खेल कर रहे हैं, मतलब इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो चलो ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक बिन, अरे मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन रहमत तो सही है, तुगलक बिन मोहम्मद, रहमत बिन मोहम्मद, ये सिर्फ आपके साथ खेल हो रहा है ना, मतलब इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, ठीक है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, बस। और बाकी सब आपको सिर्फ ऐसे ही, इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था कि किसका नाम डाल दें ये लोग। 81 देखिए, फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ये भैया मैंने कहा कि मेडिवल इंडिया को पढ़ के ही जाना है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरीके से।
तो फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी जो हिंदुस्तान में अपनी बुनियाद रखती है कौन सी, खिलजी, लोधी, तुगलक या स्लेव। क्वेश्चन नंबर 81, आपको पता है कि स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको फाउंड किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फैमिली ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम, मोहम्मद इकबाल की जो फैमिली है वो ओरिजिनल कहाँ के रहने वाले थे, लखनऊ, हैदराबाद, पेशावर, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 82 जल्दी से बता दो, तो ये पेशावर कश्मीर के रहने वाले थे। द रियल नेम ऑफ मुजद्दिद अल्फ थानी, तो ये इनका जो रियल नेम था मुजद्दिद अल्फ थानी का क्या था, मोहम्मद, अहमद, अकरम या आजम। क्वेश्चन नंबर 83, तो इनका नाम था अहमद। इजिप्ट वाज कंक्वर्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ, किस खलीफा के ज़माने में इजिप्ट मिस्र को फतह किया गया था। देखो आपको याद रखना है जो 4 बड़े इमाम हैं उनका नाम, 4 जो होली बुक्स हैं वो, और किन के ऊपर वो नाजिल हुआ है वो भी, है ना, और कैलिफेट का नाम, जो 4 कैलिफेट हैं उनका नाम, और उनके पीरियड में क्या क्या हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। तो इजिप्ट किस कैलिफेट, किस खलीफा के ज़माने में फतेह किया गया, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर। कौन, 84, इसका हो जाएगा आंसर हज़रत उमर। 85 में आ जाओ। राबियल अदाविया ऑफ बसरा वॉज, ये कौन थे, रूलर थे, मिस्टिक वीमेन, साइंटिस्ट या फिलोसोफर। क्वेश्चन नंबर 85 कौन थे। इंडो इस्लामिक पढ़ के जाना है और इसको एकदम बिल्कुल मतलब कि इंडो इस्लामिक पढ़ लोगे ये सब समझ में आ जाएगा। इंडो इस्लामिक नाज गाइड से या ट्रू गाइड कहीं से भी पढ़ लो। तो मिस्टिक वीमेन थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी डाइड इन द ईयर, इनकी डेथ कब हुई, 1900, 1908, 1918, 1999, कब हुई, 86। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1908 में। द लास्ट ऑफ द चेरमन पेरुमल किंग ऑफ मलाबार एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज गिवन द नेम, जो लास्ट इस चेरमन पेरुमल किंग थे मलाबार के, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनको क्या नाम दिया गया था, शेख सकीउद्दीन अब्दुर रहमान समरी, शेख नसीरुद्दीन और अब्दुल रहीम, क्या नाम दिया गया था उनको। क्वेश्चन नंबर 87, उनको नाम दिया गया था अब्दुल रहमान समरी। द रिनाउंड इंडियन स्कॉलर हु फर्स्ट रेंडर्ड द कुरान इनटू पर्शियन, तो कौन ऐसे इंडियन स्कॉलर हैं जिन्होंने कुरान को पर्शियन में लिखा था, शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन या शाह वलीउल्लाह। क्वेश्चन नंबर 88, इसका जो राइट आंसर है शाह वलीउल्लाह। 89 देखिए, द प्रोमिनेंट स्कॉलर अल-बिरूनी विजिटेड इंडिया अलोंग विद, मैं बार बार कह रहा हूँ भैया मेडिवल इंडिया कासिम से स्टार्ट करना बहुत बढ़िया से, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप कुछ ना पढ़ें, आप पढ़ लें लूसेंट, लूसेंट पढ़ लें, वहाँ से पढ़ो, बहुत अच्छा होगा। कि अल-बिरूनी किसके, अल-बिरूनी की किताब है, जल्दी से कमेंट कर दो कि अल-बिरूनी की किताब कौन सी है। तो मुझे ये बताओ कि अल-बिरूनी किसके साथ हिंदुस्तान आए थे, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या रज़िया सुल्ताना के साथ आए थे, किसके साथ आए थे 89, तो का आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। तक़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये भैया सवाल तो मतलब इसके बिना आपका एग्जाम ही अधूरा है। दिल्ली के अंदर किसने बनाया था क़ुव्वतुल इस्लाम को, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां। इसका जो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये क़ुव्वतुल इस्लाम को बनाया था। ये सब याद रखिए, ये फाउंडर हैं स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक। द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये सब देखो एमयू के अंदर आओगे ना भैया, सूफिज्म को पढ़ के ही जाओगे। सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट, ये बिना पढ़े एमयू नहीं निकलने वाला है दोस्त। और बढ़िया से ऑर्डर याद रखना कि कौन किस ऑर्डर में है, मतलब सिलसिला जिसको कहते हैं, कौन किस सिलसिला का सूफी है, वो सब याद रखना। उसी तरीके से सिखिज्म के अंदर भी जो गुरुज हैं उन्होंने क्या क्या किया है, वो सब जो 10 गुरु हैं किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया, वो सब याद रखना है। तो जो शेख सलीम चिश्ती हैं, इनकी जो दरगाह है, जो टॉम्ब है, जो मज़ार है, वो कहाँ है, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 91, इसका जो राइट आंसर है वो है फतेहपुर सीकरी के अंदर। और कैपिटल ऑफ फारूकी डायनेस्टी, जो फारूकी डायनेस्टी है उसका कैपिटल कहाँ था, कलकत्ता, बीजापुर, बुरहानपुर या जौनपुर। 92, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बुरहानपुर। तैमूर ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कब किया था, 1390, 1395, 1396, 1398। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का वो यही है, 1398। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कौन रूल कर रहा था उस वक्त, कौन सा राजा था या महाराजा जो भी है ना। दिल्ली सल्तनत का पीरियड है ये, है ना। तो किसके ज़माने में इसने अटैक किया था, तैमूर ने। द जर्नल तहजीबुल अखलाक, देखो दोबारा ये तहजीबुल अखलाक का जिक्र है। फर्स्ट इशूज़ इन द ईयर, सबसे पहली मरतबा तहजीबुल अखलाक को कब इशू किया गया था, 1869, 1870, 1879 या 1894। क्वेश्चन नंबर 94,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870। द एपिथेट मुमताज महल बिलोंग्स टू, मुमताज महल का नाम क्या था? सिंपल यही पूछना चाहता है कि रियल नेम क्या था, इस तरीके से। अर्जुमंद बानो, अंजुम आरा बानो, जहां आरा बानो, शाहजहां बानो, क्या नाम क्या था? एपिथेट ऑफ मुमताज महल किसको कहते हैं? मुमताज महल। तो मुमताज महल का नाम था अर्जुमंद बानो, ये वाइफ थी शाहजहां की। इन्हीं के याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था। लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया, और दिल्ली का जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाया है, याद रखना है। सर सैयद अहमद खान केम फ्रॉम गाजीपुर टू अलीगढ़, तो गाजीपुर से अलीगढ़ ये सर सैयद अहमद खान कब आए थे? 1864, 65, 66 या 67? क्वेश्चन नंबर 96, इसका जो राइट आंसर हो गया 64। ये बताइए कि साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ बना था और कब बना था? कमेंट बॉक्स में। शेख यहया मनेरी, अगेन ये पूछ दिया है। तो देखो दो क्वेश्चन अभी यही अभी थे, कहाँ थे? इधर थे, किधर थे, किधर थे, कहाँ गया, कहाँ गया, अभी तो पढ़ रहे थे यार। ये देखो, एक ये सूफिज्म के बारे में, एक इधर पूछ दिया। तो सूफिज्म बड़ा मतलब फेवरेट टॉपिक है एमयू का, बढ़िया से पढ़ लो। चिश्ती ऑर्डर, सुहरावर्दी ऑर्डर, फिरदौसी ऑर्डर, सब चीज पढ़ लो। कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कौन कौन से उसमें जो फेमस सेंट हैं उनका। तो शेख यहया मनेरी किससे एसोसिएटेड थे, किस सिलसिला से? रोशानिया, यसाविया या तिजानिया या कैसरिया, किस सिलसिला से रिलेटेड हैं ये? तो ये थे रोशानिया से। द ऑथर हयात जावेद, इस किताब को अगर नहीं याद किया ना दोस्त, उल्टे पांव भाग जाना, पेपर छोड़ के। अगर पेपर दे रहे हो और इस तरीके का सवाल आ गया और मुंह देख रहे हो तो छोड़ के पेपर चले आना, क्योंकि इसके बिना पेपर मतलब आप बीए का एग्जाम या एलएलबी का एग्जाम दे रहे हैं और ये सवाल आपको नहीं पता है तो दौड़ के भाग जाना चाहिए वहीं से छोड़ के, है ना। अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ हाली, सॉरी हाँ वही है, अल्ताफ हाली ही है, मौलाना अबुल हसन अली। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन। चिराग दहलवी, देखो ये तीसरा ये सूफिज्म से क्वेश्चन आ गया। देखो एक ही पेज में, इसी वाले पेज में, बस देख रहे हो, बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। चिराग दहलवी का मतलब रियल नेम क्या था? जहीरुद्दीन, कलीमुद्दीन, नसीरुद्दीन या इसमें से कोई भी नहीं। इनका नाम था नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। द रियल नेम ऑफ विकारुल मुल्क, यहाँ पे एक हॉस्टल हॉल है, वीएम हॉल, विकारुल मुल्क, उनका रियल नेम पूछ दिया, ठीक है। अहमद हुसैन, मुश्ताक हुसैन, अल्ताफ हुसैन या शौकत हुसैन? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो है मुश्ताक हुसैन। तो और ये डियर स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है? 2021-22 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स का पेपर बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लिया है। मैंने कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है, रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि वीडियो हो जाता बहुत लेंदी, और ये 10 साल का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी कोशिश में ये पहला वीडियो है, अपलोड कर दूंगा मैं। लर्न विथ ज़ेब यूट्यूब चैनल है। साथ ही साथ आप अपने छोटे भाइयों बहनों से बता सकते हैं कि 24 अप्रैल से मैं जामिया और अलीगढ़ का मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। तो 23 अप्रैल तक आपने मैसेज कर देना है नाम और किस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, इस ईमेल आईडी पे। मैं वहाँ से आप लोगों को बाकी बताऊंगा कि कैसे होगा आपका मॉक टेस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और अप्रिशिएट करते रहें मेरे काम को। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, जो मैंने टॉपिक बताया है उस टॉपिक के बिना आप प्लीज़ एमयू का तो एंट्रेंस एटलीस्ट ना ही दें, है ना। ये जो टॉपिक मैंने बताया है, जो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, उन टॉपिक्स को आपको क्लियर कर लेना है, बहुत बढ़िया से क्लियर कर लेना है। और एक बार अगर आपने देख लिया तो अब इस तरीके से इसी के आसपास से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। और प्लीज़ आपके पास अगर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है एमयू का, तो प्लीज़ आप मुझे सेंड कर दें इसी ईमेल आईडी पे zebjr909@gmail.com।